हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आई हूं। मैंने पहले भी से वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे, 51 क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी गतिविधि जो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आदान प्रदान को धीमा या अवरुद्ध करती है। एनी एक्टिविटी विच स्लोज आर outright blocks the free exchange of goods and services between nations, voluntary trade, specialization, currency exchange, trade barrier। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रों के बीच जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, तो अगर वहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र हमने किया लेकिन उसमें भी वहाँ पर किसी तरह की कोई बाधा आ रही है तो क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं व्यापारिक बाधा, ट्रेड बैरियर्स। तो ये दो तरह की होती है। एक टैरिफ हो जाता है आपका, जो कि वस्तुओं के इम्पोर्ट करने पर लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और दूसरा आपका हो जाएगा जो गैर टैरिफ आपकी हो जाएंगी, उसमें आयात लाइसेंस है, निर्यात लाइसेंस है, निर्यात प्रतिबंध है, कोटा है, मुद्रा मूल्यन है। इस तरह की जो आपकी होती हैं गैर टैरिफ बाधाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग है। द यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट ए नेशंस इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नाफ्टा, कोटास, प्रोटेक्शनिज्म। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो देश के घरेलू उद्योग होते हैं उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा, जाहिर सी बात है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जब बाहरी मुल्कों से बाहर के देशों से जो अपने देश में आ रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, कंपनीज़ हैं, अपने देश में आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है घरेलू उद्योग जो होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जो बाहरी उद्योग होते हैं उनकी क्या होगी, कॉस्ट कम आती है, जिससे कि उनका प्राइस भी कम रहता है। और दूसरी बात होता है इंपोर्टेड वस्तुएं होती है तो उनको खरीदने के लिए लोग भी क्या होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनको इंपोर्टेड सामान को खरीदने के लिए। उससे देशी सामान जो होता है, देशी घरेलू कंपनीज जो होती हैं उनको काफ़ी क्या होता है, नुकसान होता है। तो कंपटीशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस कंपटीशन से बचने के लिए जो गवर्नमेंट नीति अपनाती है वो क्या कहलाती है, वो हो जाती है संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। इसमें क्या होगा कि सरकार विभिन्न तरह की नीतियाँ अपनाती है, जैसे कि कोटा प्रणाली है, टैरिफ है, सब्सिडी है, इस तरह की सरकार नीतियाँ अपनाती है जिससे कि घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके या फिर प्रतिस्पर्धा का सामना वो आसानी से कर सकें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार बाधाओं की एक विशेषता यह है कि टैरिफ आयातित वस्तुओं के डैश को बढ़ाते हैं। वन कॉस्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज दैट टैरिफ इंक्रीजेस द डैश ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, प्रोडक्ट, प्राइजेस, सेल्स, सर्विसेज। जो व्यापार बाधाओं में जो टैरिफ लगाया जाता है तो टैरिफ से क्या होता है, आयातित वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं। ऐसी बात है जो उनका मूल्य होता है, जैसे कि अगर 60% 50% मान लीजिए कि अगर टैक्स दे रहे हैं उसके पर, कोई वस्तु 1000 की है उस पर आप 60% 70% मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं, टैरिफ दे रहे हैं, तो कितने की हो जाएगी भाई, 1000 में 70% उसी का ऐड कर दीजिए तो वस्तु कितने की हो गई, 1700 की हो गई। तो क्या हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया। तो क्या करते हैं, टैरिफ जो होता है वो जो आयातित वस्तुएं हैं उसके मूल्य को बढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा समझौता टीएफए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर आपको ये बताना है जो टीएफए है वो किसने प्रस्तावित किया था। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंक्टाड, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो टीएफए है ये किसने प्रपोज किया था या किसके द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टीएफए की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है या ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टीएफए किसने प्रस्तावित किया गया था या फिर कहाँ पर किस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो टीएफए है वो विश्व व्यापार संगठन में 2013 में जो बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इस पर वार्ता का समापन किया गया था। और जो फरवरी 2017 से विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये जो व्यापार सुविधा समझौता यानी कि टीएफए है उसमें क्या किया जाता है कि जो वस्तुओं का जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सीमा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उनमें कुछ ढील देना या उनको सरल बनाना, जिससे कि आसानी से क्या हो, व्यापार किया जा सके, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए सबसे आसान मार्ग है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू
सेट अप न्यू फैक्ट्रीज, बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज, फ्रॉम पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो रही है, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी एक से ज़्यादा शाखाएं विश्व भर के अलग अलग देशों में होती हैं, वो MNCs हो जाती हैं आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो उन कंपनियों के लिए दूसरे देशों में जाकर के निवेश करने का सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है? कि नए कारखाने स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी बनाना, उपरोक्त सभी। तो वो हो जाता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार में व्यापार का प्रतिकूल संतुलन तब होता है जब एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन फॉरेन ट्रेड इज व्हेन डैश, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट इज लेस दैन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर दैन इम्पोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कब जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाता है, जब निर्यात कम हो जाएगा और आयात अधिक हो जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट इज लेस दैन इम्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेस के उद्देश्यों में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेस? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले समझ लेते हैं सेस क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे पहले की वीडियोस में इसके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेस का उद्देश्यों में से एक है आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी स्रोतों से निवेश, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है, सेस के उद्देश्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब से लागू हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है, जो एक्ट है 2005 कहलाता है, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2005, 10 फरवरी 2006, 1 मई 2005, 23 अप्रैल 2006। तो यहाँ से जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेस एक्ट 2005 था, वो कब से लागू हुआ था? 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPZ का पूर्ण रूप है? द फुल फॉर्म ऑफ EPZ, एक्सेप्टेड प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, नन ऑफ द अबव। तो जो EPZ होता है उसका फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। तो EPZ होता क्या है? तो निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को स्थापित किया जाता है। एशिया का जो पहला EPZ था वो 1965 में कांडला, गुजरात राज्य में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OBU का फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म ऑफ OBU इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ऑफशोर बिजनेस यूनिट्स, ओवरसीज बिजनेस यूनिट्स, नन ऑफ द अबव। तो जो OBU का फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, यानी कि अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ। ये कैसे बैंक होते हैं जो कि अपने देश के बाहर विदेशों में कार्यालयों के जरिए जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।